देखिए इसमें हमें कहा है क्वेश्चन में प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू k cut at right angles if 8k square is equals to 1. This is your question number 23rd. Okay, now in this question मुझे क्या प्रूव करना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द very important. Now why it is important? This particular question is not important. The procedure we are using for this question, that is very important, क्योंकि उससे related questions आपके उसमें आ सकते हैं। जब नए questions आते हैं, होता क्या है, आपका जो पेपर होता है तो 90% या 92% या 95% 90% तो मान लो बिल्कुल एनसीईआरटी से आता है, एक क्वेश्चन सेम होता है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ परसेंटेज 5%, 7% कुछ क्वेश्चंस न्यू होते हैं। न्यू में क्या होता है, मतलब बाकी पेपर आप देखोगे, अब आपने हाफ बुक कर ली है, ठीक है, तो आप पिछला कोई भी पेपर उठा के देख लो, मतलब कोई भी पेपर उठा के देख लो, जितना आपने पढ़ लिया है वो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि आपने किया हुआ ये वो क्वेश्चन या नहीं। तो जितने टॉपिक आपने पढ़नी है, अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखो, वो सॉरी लास्ट ईयर के कोई भी पेपर उठा के देखोगे, क्वेश्चंस हमारे वही मिलेंगे, डिजिट्स तक वैरी नहीं करते। तो कुछ क्वेश्चंस वो नए देते हैं, उसमें लॉजिक क्या होता है, जो हमने किया है ना उन्हीं से जुड़ा रहता है। मैं अभी बताऊंगा, इसका एक बहुत वाइड एरिया है, मतलब एक इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंप्लीफिकेशन क्यों हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, कैसे हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़े रहेंगे जो वो पूछ लेते हैं। इसलिए मैं इसे वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स द प्रोसीजर, द मेथड, द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक इसके पीछे। तो उन्होंने मेरे को 2 कर्व दिए हैं। हाँ, एक और चीज, इसमें टेंजेंट का कोई जिक्र ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं मतलब सीधे सीधे इस एक्सरसाइज में ना दूं क्वेश्चन, कहीं से डायरेक्ट आपको दे दूं, तो इसमें कहीं भी टेंजेंट का जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा ये कर्व, ये 2 कर्व है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर, राइट एंगल मींस 90 डिग्री पर इस कंडीशन के साथ कट कर रहे हैं, ये शो कीजिए। कोई टेंजेंट का नामो निशान नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट हमारा है किस एक्सरसाइज में, ये है हमारा टेंजेंट नॉर्मल में है, ठीक है। तो अब इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले दो कर्व बनाता हूँ। एक कर्व ये दे रखा है, एक कर्व ये दे रखा है, ठीक है। ये मेरे 2 कर्व दिए गए हैं। इन दोनों कर्व को मुझे प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। इन दोनों कर्व को मुझे ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ठीक है। अब 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं प्रूव कैसे करूंगा, प्रोसीजर समझिएगा। इस कर्व की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट बनाई मैंने, ठीक है। इस कर्व की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैंने टेंजेंट बनाई, ये ब्लू से टेंजेंट बना दी। ये टेंजेंट किसकी है, इस वाले कर्व की है। 2 कर्व है, एक कर्व की टेंजेंट बना दी। अब दूसरे कर्व की टेंजेंट बनाई इसी पॉइंट पे, उसकी टेंजेंट ऐसे बनेगी, यही तो बनेगी। अब आप मुझे बताइए एंगल बिटवीन दीज 2 टेंजेंट्स कितना होगा, एंगल बिटवीन दीज 2 टेंजेंट्स कितना होगा बताइए। 90, मतलब सीधा सा लॉजिक है, आप देखिए समझिएगा। मतलब जैसे आपने कोई भी कर्व बनाया, मतलब कैसा भी पैराबोला वगैरह, ये पॉइंट यहाँ जो लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल इस पॉइंट पे देखूं तो कर्व और जो लाइन होता है ना, वो दोनों सेम जाता है। तो अगर मतलब मैंने एक और लाइन बना दिया, तो अगर मैं देखूं एंगल बिटवीन कर्व और लाइन या एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे करना क्या था, मुझे इन दोनों कर्व के बीच का एक्चुअली एंगल निकालना है। क्या चीज है, मुझे इन दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालना है, और वो एंगल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री इस कंडीशन के साथ। ये मैं वर्किंग करूंगा। आई एम गोइंग टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 कर्व, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल। तो अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है, बिल्कुल इसी जैसा एक क्वेश्चन ये भी बनता है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 कर्व, ठीक है। हमारा क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, क्योंकि ये देखो क्या है, कट एट राइट एंगल, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। So basically what we are going to do, we are going to find the angle between 2 curves. लेकिन हमने ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं पढ़ा। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, find the angle between 2 curves,
तो आप कहोगे कर्व के बीच का एंगल, तो ऐसा तो हमने कोई टॉपिक पढ़ा नहीं, लेकिन वो टॉपिक यहाँ से जुड़ा है, इस क्वेश्चन से जुड़ा है। तो क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल निकालने जा रहे हैं जो कि 90 डिग्री आएगा। अब एंगल कैसे निकलेगा, डायरेक्टली इनके एंगल्स नहीं निकाल सकते हम क्या करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की टेंजेंट्स के एंगल निकाल देंगे, तो वही एंगल कर्व के बीच के होंगे। तो अगर कहीं भी, मतलब जरूरी नहीं है इन दोनों के लिए, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस वाली टेंजेंट का एंगल निकाल देंगे, मतलब इसका स्लोप निकाल देंगे, ठीक है, और इस वाली का, दूसरे वाले का टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो जो एंगल उनकी टेंजेंट्स बनाएंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, वही सेम एंगल इक्वल होगा, वही सेम एंगल कर्व भी बनाएंगे। सो एंगल बिटवीन टू कर्व विल बी इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। क्लियर हुआ ये? हाँ बेटा, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ही हमारा, हमें क्या मतलब लॉजिक पूरा समझ गए। मुझे क्वेश्चन में टेंजेंट नॉर्मल का जिक्र नहीं दिया है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम, दो कर्व के बीच का एंगल निकालने जा रहे हैं। अब वो दो कर्व के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, हम दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालेंगे और कह देंगे द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द कर्व्स, ठीक है। और दूसरा चीज, अब बात आती है टेंजेंट्स की। तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हो, बताइए। मैं मैक्सिमम वर्किंग कर सकता हूँ, मैं इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल सकता हूँ मैक्सिमम। पहले स्लोप निकाल लूंगा, फिर इक्वेशंस बना सकता हूँ। अब कोई मुझे बता सकता है हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फॉर दिस कंडीशन? कोई बता सकता है? ट्राई करो बेटा। हाँ सर, एक फॉर्मूला था tan थीटा करके इज इक्वल टू उनके स्लोप्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैंने इसीलिए पूरी चीज नहीं बोली थी ताकि आप अपना माइंड लगाएं। एक्चुअली टेंजेंट्स क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। टेंजेंट्स क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। तो वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस आपने 10th में, सॉरी 11th में पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यानी उनके स्लोप्स निकाल दो, उतने से ही मेरा काम चल जाएगा। देखिए m1 m2 इनके स्लोप्स लाइन ही तो है। टेंजेंट्स क्या होती है, टेंजेंट्स कहते हैं, लेकिन वो होती क्या बेसिकली, लाइन। तो लाइन की सारी चीजें वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर वो ये प्रॉपर्टी, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये चीज हम यहाँ भी फॉलो की जाएगी। तो सबसे पहला जो चीज होगी, हम इनके स्लोप्स निकाल देंगे, इक्वेशन में जाने की जरूरत नहीं है। और स्लोप से ये फॉर्मूला लगा के दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल देंगे। वो क्या होगा, हमारे कर्व के बीच का होगा। अब सबसे पहला काम आप जो जनरली करते हो, एक सिंगल कर्व के लिए क्या करते हो, अगर आपको स्लोप निकालना है तो आपको पॉइंट चाहिए होता है पर्टिकुलर के लिए। भाई पर्टिकुलर, यहाँ पर तो बहुत सारे स्लोप बन रहे हैं। सो फॉर पर्टिकुलर पॉइंट आपको पॉइंट चाहिए होता है dy/dx में रखने के लिए। देन ओनली यू कैन से स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू दैट वैल्यू। dy/dx में पॉइंट रखा जाता है। तो सबसे पहला काम, मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है, मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। बताइए कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं? मैं बता चुका हूं ये चीज, बताइए कैसे निकालेंगे दिस पॉइंट, हाउ टू फाइंड? अरे क्या बेटा, फिर से बताइए। नहीं, टेंजेंट्स की इक्वेशन तो आप नहीं, बहुत सिंपल है बेटा। ये जो पॉइंट है ना, दो कर्व के बीच का ही तो इंटरसेक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। उन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, चाहे वो दोनों लाइन हो, चाहे दोनों कर्व हो, चाहे लाइन और कर्व हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक ही तरीका है, उनकी इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, चाहे वो
कर्व और लाइन क्यों ना हो, मतलब दोनों कर्व हो, ये मैंने बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन में इसका भी यूज हुआ था। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो उन दोनों की इक्वेशंस पकड़िए, उनको सिंप्लीफाई कीजिए, चाहे एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन, कोई सा मेथड लगाइए, बट उनको सिंप्लीफाई करना होगा। सो हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों कर्व को हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप निकाल के दिखाइए, पोई निकालेंगे आज आप, ठीक है। पोई मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला काम जो इस क्वेश्चन में मेरा होगा वो निकालने का होगा पोई, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जल्दी से निकालिए, मुझे बताइए कितना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों को सॉल्व करके, ये दोनों कौन में है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो चाहे कर्व हो, लाइन हो, कोई भी हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनकी इक्वेशंस को सॉल्व करके बनता है। Sir, x is equals to k to the power 2/3 and y is k to the power 1/3. वेरी गुड बेटा। मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही है कि जैसे अगर बीच में आपका मतलब जैसे ये क्वेश्चन वगैरह है, मतलब एक चीज समझना बेटा, जैसे आज हमारे यहाँ सारे लोग ज्वाइंट हैं, मैं देख पा रहा हूँ 26 पार्टिसिपेंट्स हैं आज, कभी कभी कितने होते हैं 16 वगैरह। तो आपका जो छूट जाता है फिर वो आप कैसे कवर अप करोगे, मतलब उसको कैसे, भाई मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, मतलब आगे कैसे ज्वाइन करोगे पिछला वाला जो छूट जाएगा। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो अगर आप सॉल्यूशन भी देखोगे तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो पता नहीं आप लोग सारे कैसे कर पाते हैं, बट कोशिश ये करा करो छुट्टी ना करो, और अगर छुट्टी हो जाए तो आप कोशिश करो वीडियोस लेने का, ठीक है, वीडियोस से कर लो। हाँ, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलो मैं बता देता हूँ सॉल्व करके। इन दोनों को सॉल्व करना है, जो भी देख के लगे वो सिंप्लीफाई कर दीजिए। मुझे लग रहा है ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो मेरा x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू के है। मुझे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, यहाँ से x का वैल्यू लगा दिया, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, तो मेरा आ जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के। मुझे y का वैल्यू निकालना है k का पावर 1/3, ठीक है, तो k का पावर आ गया। y की वैल्यू अब हम x में लगा देते हैं, तो इससे जब हम x में लगाएंगे y की वैल्यू को, तो k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा k की पावर 2/3। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पोई जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, x, y, और x, y की जो वैल्यूज हैं k रेज टू द पावर 2/3, k रेज टू द पावर 1/3। भाई k मुझे नोन नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, के में वैल्यू आ रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, सबसे पहला काम मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा वर्किंग होगा, दोनों कर्व को लूंगा, बारी बारी दोनों कर्व को लिया जाएगा और इस वाले कर्व का निकाला जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट व्हाट पॉइंट, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी मैंने जो बताया था ना, ग्राफ जो बनाया था, यहाँ पे मैंने बनाया था इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मेरा कर्व है, इस कर्व पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ना वो निकालना है। तो मैं दोनों कर्व को लूंगा, दोनों कर्व में से बारी बारी dy/dx निकाल के पॉइंट रख दूंगा, और इसमें भी dy/dx निकाल के पॉइंट रख दूंगा। तो मुझे इस वाले कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और सेम इज विद सेकेंड कर्व, दोनों आ जाएगा, तो m1 और m2 आ जाएगा, फिर दोनों का स्लोप निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, फॉर कर्व 1, पहले हम कर्व 1 के लिए देखते हैं, हमारा है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पहले हम dy/dx निकालते हैं। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 2y dy/dx। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2y, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रख देते हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट, मुझे ये वाला पॉइंट मिल चुका है जो कि कितना है, k की पावर 2/3,
कॉमा k रेज टू द पावर 1/3। तो ये पॉइंट हम रख देते हैं। आपको पता ही है स्लोप निकालने के बाद dy बाई dx निकालने के बाद पर्टिकुलर पॉइंट रखा जाता है। पॉइंट है मेरा k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। ठीक है, y है सिर्फ यहाँ पे, वो है ही नहीं, x है नहीं, तो ये मेरा m1 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू m1 कर्व 1 के लिए। नाउ सेम हम कर्व 2 के लिए करते हैं। फॉर कर्व 2 उसके लिए भी हम dy बाई dx निकालेंगे। Here it is x y is equals to k। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। LHS में we need to follow the product rule। x as it is dy over dx प्लस y as it is, x का डिफरेंशिएशन 1, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से अगर मैं dy over dx निकालूंगा तो मेरा dy over dx निकलेगा -y अपॉन x। ठीक है, ये सिर्फ dy over dx आया। पॉइंट रखते हैं तो मेरा स्लोप आ जाना चाहिए। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। तो dy over dx एट पॉइंट k की पावर 2/3 1/3 विल बी इक्वल्स टू y का वैल्यू k की पावर 1/3 अपॉन k स्क्वायर 2/3 विद अ नेगेटिव साइन, इसे m2 कह देंगे। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्व करके -1 अपॉन k की पावर 2/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक समझ आया? कोई भी वर्किंग अगर समझ नहीं आई हो पूछ लीजिए। कोई भी स्टेप या कोई भी वर्किंग अगर नहीं समझ आई हो बेटा पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा m1 आया। m1 मैं दिखा ही चुका हूँ क्या चीज़ है। मेरा कर्व 1 के लिए dy बाई dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। m2 मेरा कर्व 2 के लिए dy बाई dx यानी स्लोप दूसरे का आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली राइट एंगल बताना है। क्या बताना है? राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए टेन थीटा नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। बताओ क्या डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है राइट एंगल के लिए? राइट एंगल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या कहते हैं, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे तभी भी यही सिचुएशन आती है, क्योंकि 1090 थीटा आपका 90 लगेगा ना, क्योंकि हमें तो 90 प्रूव करना है, तो वही सिचुएशन आएगी। तो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, या आप ऐसा करो, इतना नोट करो, फिर मैं, और स्पेस थोड़ा मुझे कम लग रहा है, इस साइड वाला हटाऊंगा फिर मैं करूंगा। इतना नोट करो फिर मैं आगे करूँ। चलिए m2 -1 अपॉन k टू द पावर 2/3। ये बेटा देखो k की पावर 1/3 है, मतलब यहाँ पर है y और x, तो ये सर 1/3 आना चाहिए। हाँ बेटा Minus 1/3 होगा, 1/3 है, 1/3 आएगा। ठीक है,
ये वाला साइड हो गया होगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला फिगर वगैरह बना लेना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वर्किंग हटा दी है मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ में इतने में कर देता हूँ इसको। अब मुझे प्रूव करना था ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इस कंडीशन के साथ क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव होगा, मुझे इन दोनों कर्व की टेंजेंट्स को प्रूव करना कर दूंगा कि राइट एंगल पे कट करेंगे विद दिस कंडीशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ। नाउ what I am going to do, I am going to find m1 into m2 निकालता हूँ, ठीक। m1 into m2 निकालता हूँ। अगर m1 into m2 मेरा -1 आ गया तो इसका मतलब टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगी, और अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगी तो इसका मतलब कर्व भी परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल पे रहेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पर m1 into m2 निकाल रहा हूँ। m1 कितना है मेरा, ये रहा मेरा m1, that is 1/2 k का पावर 1/3 into -1, m2 कितना है, k का पावर 1/3, ठीक है। k दोनों सॉल्व हो जाएगा, -1/2 k का पावर 2/3 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब मेरी बात कहाँ पे आके अटक गई, ऑब्वियसली शो दैट है -1 आएगा ही आएगा, लेकिन बात अननोन वैल्यू पे आके अटक गई। मेरा k का वैल्यू अननोन है, अगर k का वैल्यू पता लग पाएगी, k की वैल्यू होगी मेरे पास, तभी मैं आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। आई एम नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ k, मतलब यहाँ पे मैं k का वैल्यू नहीं है, इस वजह से मैं आगे प्रोसीजर नहीं कर सकता, आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। लेकिन क्वेश्चन में दिया है मेरे को, रिलेशन दिया है, k का वैल्यू दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसका वैल्यू लगाऊंगा। उन्होंने बोला विद दिस कंडीशन, अगर ऐसा है तभी राइट एंगल पे कट कर रहा है, तो हमें राइट एंगल पे यानी -1 लाने के लिए k का वैल्यू लगाना पड़ेगा। तो वैल्यू लगाते हैं, यहाँ पर मेरा किसका वैल्यू, k स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा बताओ, 1/8 आ जाएगा। तो वी आर गोइंग टू यूज, हाँ, k स्क्वायर की वैल्यू, तो इसे k स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम k स्क्वायर में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 2 1 2, तो 2/3 आ जाएगा। हमने k स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया सो दैट वी कैन अप्लाई द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर पर। तो ये हो जाएगा 2, और k स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/8 और पावर 1/3, ठीक है। साइड में लिख सकते हो एज k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 या 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ही बात है, ठीक है। ये लगा दिया। अब इसे सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा, -1/2 इंटू 1/2, क्यूब रूट निकालना है 1/8 का, तो कितना आएगा, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, -1, कितना बचा मेरा, -1, ये आ गया मेरा -1, ठीक है। अब देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर आप डायरेक्टली क्वेश्चन फिर से लिख देंगे। यहाँ पर आप चाहो तो बता भी सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, देयरफॉर द गिवन कर्व कट ईच अदर एट राइट एंगल विद द कंडीशन k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब हुआ क्या कि बिना इसको यूज करे मैं ये नहीं बता पाया कि वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन भी यूज हुई, तो हमारे क्या यहाँ पर क्या कंक्लूजन बना, therefore curves cut at right angle if 8k square is equals to 1, वापस से यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए बेटा, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, समझने वाली चीज ज्यादा है इसमें। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो पूछ लो बेटा।
सर हमने यहाँ पे tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया था। हाँ, क्योंकि परपेंडिकुलर राइट एंगल के लिए मेरे पास m1 इंटू एम टू इज टू -1 होता है। आप टेन थीटा वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा राइट एंगल है, वहां से भी हो जाएगा, वो थोड़ा लेंथी रहेगा। देखो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है मेरा m1 इंटू सॉरी m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये पर्टिकुलर केस भी यहीं से ड्राइव होता है। अगर मेरा 90 डिग्री होगा ना, तो टेन थीटा 90 लगेगा, और टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन करने के लिए आप उसे 1/0 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये पर्टिकुलर केस है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये पर्टिकुलर केस है जो कि ड्राइव हमारा टेन थीटा से ही होता है। इनफैक्ट परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों की कंडीशन ड्राइव हमारी टेन थीटा वाले फॉर्मूले से ही होती है। अब अगर जीरो पैरेलल होगा तो एंगल जीरो बनाता, टेन जीरो जीरो हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो आपको क्या मिलेगा, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों ही हम शॉर्ट, अब फिर हम क्या करते हैं, जब मेरे को जीरो पैरेलल प्रूव करना है तो इक्वल ले लेते हैं स्लोप, क्योंकि ये ड्राइव वहीं से हुआ है, परपेंडिकुलर होता है तो ये कंडीशन ले लेते हैं, और अगर कुछ अननोन एंगल होते हैं तो फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन ये दोनों पर्टिकुलर केस भी इसी फॉर्मूले से ड्राइव्ड है। डिस्कनेक्ट होने वाला है बेटा, कनेक्ट कर लीजिएगा फिर से, ठीक है, लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है।